टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सिंह टूपाई लाइफ पे आपका स्वागत करता हूं। और फिर से आज हम आ चुके हैं एक सर से मिलने, जो आज हमें रिफाइनरी की किसी एक यूनिट के विषय में बताएंगे कि उसका प्रोसेस क्या है। तो आइए सर से मिलते हैं। नमस्कार आलोक सर, टूपाई लाइफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वार्ता स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं पलक मन्ना और मैं वेस्ट बंगाल में हल्दिया से बिलोंग कर रहा हूँ। हल्दिया से बिलोंग कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सर। तो या हम वैसे हल्दिया में तो सर हमारा आना जाना बहुत कम ही रहा है, बट जो और लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो फेमस है वो रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला को छोड़ के कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो आपके स्टेट को खास बनाती है। रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम हम लोग सुना ही है। हाँ जी ठीक है, जी तो रविंद्रनाथ टैगोर इधर भी है, जो जी शांति निकेतन बीरभूम में उसका मतलब वास है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो हम लोग बचपन से जो बुक पढ़ रहे हैं, जी मतलब जो वर्ण परिचय जो बुक पढ़ रहे थे, उसी इधर भी है, मेदिनीपुर में है, बीर सिंह ग्राम में उसका जब मतलब भूमि है। जी। और भी है इसमें तो नेशनल पार्क, तुमको पता ही है, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है, वो भी इधर पे मौजूद है। कुछ भी अच्छा मेला भी होता है, गंगा सागर बहुत फेमस मेला इधर पे बनता है। जी और इधर पे बगल में एक दीघा है, बंगोपसागर के मतलब उसका बीच में ही है, बहुत बीच में है। बहुत फेमस है, अच्छा। सब घूमने के लिए आता है उधर पे ही। काफ़ी चीज़ें हैं सर जो आपके स्टेट को खास बनाती हैं, खासकर गंगा सागर और सुंदरबन। तो इसमें सर कभी मौका मिले तो हमें घुमाइएगा। हम तो नहीं हैं। तो इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए सर हम जानना चाहेंगे कि आज आप हमें किस रिफाइनरी की किस यूनिट के बारे में बताना चाहेंगे। हम बेसिकली जो CIDW यूनिट है, जी जो हल्दिया रिफाइनरी के अंदर LOBS ब्लॉक के अंदर है, जी। जो CIDW का मीन्स है कैटालाइटिक आइसोडिऑक्सिन यूनिट के बारे में हम कुछ बताएंगे। कैटेलिटिक आइसो डीवैक्सिंग यूनिट। तो सर इसका जो हमारा पर्पस है वो पर्पस क्या है, क्या देती है ये यूनिट हमें। जो कैटालाइटिक आइसोडिऑक्सिन यूनिट है, ये हम लोग मेन मतलब इसको जो मेन मकसद है, ठीक है, तो ग्रुप 2 API ग्रेड का ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का लूप हम लोग बनाते हैं। हम लोग मतलब रिफाइनरी के अंदर बनाते हैं। मतलब ल्यूब जो है, ल्यूब बनाना इसका जो हमें ल्यूब का प्रोडक्ट देती है। तो सर इसका जो फीड है वो फीड क्या है। इसका जो मेन फीड है, जो मतलब मतलब बहुत सारा फीड है, तो अगर मतलब रिकॉर्ड अनुसार अलग अलग टाइम में अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। तो जो फीड अब हम लोग दिया जाता है, वॉक्सी 70N, वॉक्सी 100N, वॉक्सी 150N, वॉक्सी 500N। तो कई तरह से मेरा हम लोग का फीड है। तो सर ये जो वैक्सी 70N है या 100N है, ये आ कहाँ से रहा है। मतलब एक्चुअली हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपका रिफाइनरी में ये कोड चलता होगा, बट एग्जैक्टली क्या फीड है, कहाँ से आ रहा है ये। एग्जैक्टली ये फीड आ रहा है, और रिफाइनरी के अंदर OSU ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक है जी। उसके अंदर जो FPU यूनिट है, फीड प्रिपरेशन यूनिट है, जी। उसका जो प्रोडक्ट है वो CIDW मतलब जो LOBS जो ब्लॉक है उसका फीड है। सर OSU क्या है एग्जैक्टली, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम। OSU मीन्स इसका फुल फॉर्म है वंस थ्रू हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट। जी। वंस थ्रो हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट से हमारा जो आ रहा है वो फीड है। पर OSU में सर मतलब फीड कहाँ से आ रहा है। देखो, OSU का अगर फीड हम बताएंगे ना, तो मेरा आगे पूरा बैक में पूरा थोड़ा डिस्कस करना है, मतलब ब्रीफली बोलना है। तो क्या है, जो वीडियो का हम लोग हमारा यूनिट में VDU 1 है। जी सर। तो वीडियो का जो प्रोडक्ट है VGO, मतलब स्पिंडल ऑयल, लाइट ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल, हैवी ऑयल, जो उसको हम लोग एक साथ VGO बोलते हैं, वैक्यूम गैस ऑयल बोलते हैं। जी तो वो VGO हम लोग का जो कहाँ पे FCC में जाता है, जी। और क्या है, OSU में जाता है। OSU में। तो OSU का जो फीड है वो हम लोग का है VGO। और कई सारा फीड है, तो मेरा मेन है जो OSU का VGO फीड है, वो VGO फीड जाता है OSU के अंदर। OSU के नॉर्मल फर्दर वंस थ्रू हाइड्रो क्रैकिंग के थ्रू क्रैक किया जाता है। उसका अंदर जो लाइटर प्रोडक्ट है वो भी तो अलग से रिमूव कर देते हैं। उसका जो बॉटम प्रोडक्ट रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं UCO, मतलब अनकन्वर्टेड ऑयल, मतलब उसको हम लोग फर्दर कुछ कर नहीं पाएगा। तो हम लोग तो नहीं फेंक सकता है ना उसको, तो रिफाइनरी का जी जी। तो थोड़ा वक्त ये हो जाएगा, तो वैल्यू है इसलिए जी। उसको फर्दर प्रोसेस करना है। तो कैसे प्रोसेस करेंगे, तो इसलिए हम लोग का अलग से यूनिट है, फीड प्रोसेसिंग यूनिट FPU। तो उसमें हम लोग मतलब उसका दे देते हैं। तो वो क्या होता है, तो उसके अंदर नॉर्मली फ्रैक्शनेशन कॉलम है, उसके अंदर हम लोग नॉर्मली हीट अप करके डाल देते हैं।
डालने के बाद उसका जो मेन प्रोडक्ट बनता है, जो काट प्रोडक्ट है, साइड काट प्रोडक्ट है, वो क्या है, जो ऑक्सी 70 एन, ऑक्सी 150 एन, ऑक्सी 100 एन, ऑक्सी 500 एन, जो उसका काट प्रोडक्ट है वो CIDW मतलब कैटालाइटिक आइसोडिऑक्सिंग यूनिट का फीड है। अच्छा, तो इसमें सर जो आपने बताया कि OSU का जो हमारा फीड है वो वीडियो से आता है। हाँ, वीडियो से ही आता है। अच्छा, वीडियो से आता है। तो वीडियो के जो सर आपने साइड कट बताए वो उसका फीड है या बॉटम से जो हमें मिल रहा है वो? नहीं, वीडियो का जो साइड प्रोडक्ट है मतलब VGO, स्पिंडल ऑयल, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल, वो मेन OSU का फीड है, बॉटम प्रोडक्ट नहीं है। सर इसमें आपने बताया कि साइड कट जो है वो हमारा OSU का फीड है, बट ये फीड तो हमारा और किसी यूनिट में भी यूज़ होता है या इसमें कहते हैं OSU में ही यूज़ होता है? नहीं, देखो अभी ऐसा चल रहा है, पहले अलग प्रोसेस होता था, ठीक है। अभी नॉर्मल तो ऐसे प्रोसेस हम बोल दिया। पहले क्या होता था, जो वीडियो का जो साइड प्रोडक्ट है मतलब VGO है, वो FCC जाता था, प्लस उसके जो VR है उसके साथ वो VGO मिक्स करके PDA यूनिट है, प्रोपेन डीएस्पाल्टिंग यूनिट, जो LOB के अंदर है, जो LOB का ब्लॉक है हल्दिया रिफाइनरी के अंदर, तो उसी यूनिट में जाता था। जी। तो उसी में अंदर, उसके अंदर क्या होता था, प्रोपेन दे के उसको हम लोग डी एस्फल्ट काटते हैं, मतलब उसके अंदर जो एस्फल्ट पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसको दो प्रोडक्ट बनता है, एक डी एस्फाल्टेड ऑयल बनता था और एक एस्फाल्ट बनता था। तो एस्फाल्ट अलग से हम लोग मतलब दूसरा कोई उसको कॉस्मेटिक जो पार्ट है उसको उसी से ही बांधता है। कॉस्मेटिक जो है मतलब वेसलिन है, बोरोलिन है, जो भी हम लिपस्टिक है, तो वो एस्फाल्ट से ही बांधता है। तो ज़्यादा कुछ खास का नहीं है, वो एस्फाल्ट का है, मतलब वो कचरा ही चीज़ है। तो ठीक है, तो आज जो डी एस्फाल्टेड ऑयल है वो क्या फर्दर प्रोसेस कर रहे थे, FE यूनिट है, वो LOB के अंदर ही है। तो वो क्या है ना, परफ्यूरल एक्सट्रैक्शन यूनिट है। तो उसके अंदर नॉर्मली क्या है, ये जो डी एस्फाल्टेड ऑयल है इसके अंदर जो एरोमेटिक पार्ट है उसको रिमूव कर देता है। तो परफ्यूरल दे के नॉर्मल एक्सट्रैक्शन करता है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता था उसके अंदर। तो नॉर्मली है वो दो फेज बनता था, एक एक्सट्रैक्ट फेज, इज रेफिनेट फेज, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट फेज बनता है उसको हम लोग फर्दर ट्रीट करने के लिए जो LHFU यूनिट है LOBS ब्लॉक के अंदर, लूप हाइड्रो फिनिशिंग यूनिट, उसके अंदर हम लोग ले जा रहे थे पहले, अभी भी ले जा रहा है, लेकिन अभी यूनिट बंद है तो इसलिए नहीं होता है। तो नॉर्मल उसका जो रेफिनेट फेज है वो हम लोग अलग से यूज करते थे। सर ये मतलब पीछे का बैकग्राउंड है जो पहले इस्तेमाल होता था। आज के समय में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो OSU पे हम देते हैं, जो वीडियो का साइड कट है, और उसका जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है UCO अनकन्वर्टेड ऑयल, है ना, वो हमारा जो है FPU। अच्छा, FPU से जो कहते हैं फीड है, तो FPU के जो हमारे निकलते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया अगर। हाँ, तो इसमें जो FPU का जो कट है हमारा 70N 100N समथिंग, तो वो हमारे CIDW के फीड है। अच्छा, तो सर इसमें जो आपका यूनिट है वो ल्यूब एग्जैक्टली बनाता है, तो क्या प्रोसेस क्या रहती है इसकी? मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ। इतना हम प्रोसेस करने के बाद आ रहे हैं, फिर फर्दर प्रोसेस करनी है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोसेस सर एक ब्रीफली बताइए। देखो, मेन जो CIDW जो नाम है, इस नाम के बारे में पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, जो ये नाम किस लिए दिया गया। CIDW मतलब कैटालाइटिक आइसोडिऑक्सिन, ये तो इसका फुल फॉर्म है। इसका मेन मतलब मेन जो ये है क्या है, पर्पस है, जो पर्पस हम लोग बोलते हैं, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट प्रेजेंट से हाइड्रोजन दे के आइसोमेशन रिएक्शन करा के उसके अंदर जो ऑक्सी पार्ट है उसको रिमूव करना, उसके बाद उसका पोर पॉइंट, विस्कोसिटी इंडेक्स, जो कलर स्टेबिलिटी, उसको मेंटेन करना है। तो मेरा कैटालाइटिक आइसोडिऑक्सिन, तो इसका नाम क्या है तो हम बोल दिया। उसके बाद इसका प्रोसेस जानने के लिए देखो, इसके अंदर मेन 3 रिएक्टर का काम है। मेरे जो 3 रिएक्टर है, मेन इसका सिस्टम टेम्परेचर जो हम लोग देता है 360 टेम्परेचर हम लोग है सिस्टम टेम्परेचर, और सिस्टम जो प्रेशर है वो मतलब 112 kg प्रेशर, 112 kg प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर, रिफाइनरी के अंदर सबसे हाई प्रेशर इसमें ही है, 112 kg प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो ऑक्सी 70N बा ऑक्सी 150N, ऑक्सी 100N, ऑक्सी 500N, तो इस जो अलग अलग कार्ड है, ये हम लोग अलग अलग कार्ड से अलग अलग हम लोग लूप बेस स्टॉक बनाते हैं। देखो, ऑक्सी 150N जो है, इसमें से हम तीनों लूप बनाते हैं, मतलब ग्रुप मैंने API ग्रेड का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का भी बनाते हैं।
लेकिन ग्रुप ऑक्सी 70N, ऑक्सी 100N, ऑक्सी 500, इसमें से ग्रुप 3 नहीं बना सकते हैं, इसमें से सिर्फ ग्रुप 2 का ही बनाते हैं। मेनली ग्रुप 1 तो बनते ही है, 150 से ही बनते हैं। ग्रुप 1 का जो है इसका अलग अलग विस्कोसिटी इंडेक्स है, अलग अलग मतलब स्टेबिलिटी है, अलग सल्फर कंपोनेंट है। जैसे ग्रुप 1 का जो लूप है उसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स है लेस देन 80, उसका सल्फर है ग्रेटर देन 0.03 की रहता है। उसका सैचुरेशन स्टेबल जो हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन का, वो 90%, लेस देन 90% रहता है। जो ग्रुप 2 है तो उसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स जो मेन है वो 80 से 120 के अंदर होता है। उसका सल्फर ग्रेटर जो रहता है वो ग्रेटर देन 0.03 रहता है। सैचुरेशन स्टेबिलिटी 90% के ऊपर रहता है, 90% के ऊपर। हाँ। और ग्रुप 3 का जो लूप है वो 120 से ऊपर से उसका विस्कोसिटी इंडेक्स है, सबसे हाई है। ग्रुप 2 का, हाँ, ग्रुप 3 का वो सबसे मेन मतलब बहुत अच्छा लूप है। अच्छा, हाँ, वो उसलिए तो हम लोग मेरा मतलब हल्दिया रिफाइनरी के अंदर जो CIDW2 यूनिट बन रहा है अभी, उससे ग्रुप 3 का ही बनाएगा। अच्छा। उससे ग्रुप 3 का बनाने के लिए अलग से यूनिट अभी बना जा रहा है। तो सर ये जो CIDW यूनिट है वो हल्दिया रिफाइनरी में ही है या किसी और रिफाइनरी में भी है? अभी देखो ज़्यादा गुजरात में है और IOCL का एक मतलब CPCL है, वो जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसमें से भी है। लेकिन उस वो लोग जो CPCL है वो थोड़ा वो लोग लूप बेस स्टॉक लेके वो लोग लूप बना देते हैं। और जो भतिंद्रा है गुजरात में, तो उस हाँ भतिंद्रा, तो उसमें अभी नया प्रोसेस आ रहा है, उसमें भी लूप बनेगा। अच्छा, मतलब जो हल्दिया है वो उसमें हल्दिया रिफाइनरी इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पे हमारा ल्यूब जो है वो बेसिक मतलब यहीं पे हमारा खास बनाया जाता है। तो सर इसमें जो फीड है हमारा, आपने जो बताया था, उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? उसमें ऐसी क्या इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें प्रोसेस करना पड़ता है? देखो, हम लोग जो लूप बना रहा है ये सब मतलब सबका बॉटम प्रोडक्ट है। बॉटम प्रोडक्ट लेके हम लोग लूप बना रहे हैं, मतलब इसके अंदर सब मतलब ज़्यादातर क्या रहता है, सल्फर रह जाएगा, तो हाइड्रोजन है, मतलब सल्फर है, नाइट्रोजन रह जाएगा। तो इसको रिमूव करना, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर तुम मान लो इस लूप पे तुम सीधा मतलब गाड़ी में डाल दिया भाई, जहाँ पे यूज कर दिया, तो उसमें क्या कोरोशन वगैरह आ जाएगा, तो पार्ट्स खराब कर जाएगा ना। तो इसलिए पहले इसको रिमूव करना है। इसलिए इसके अंदर जो मेन है 3 ठो रिएक्टर बैठाया गया। तो 3 ठो रिएक्टर थोड़ा उसका मतलब 3 ठो जो रिएक्टर है अलग अलग कैटलिस्ट भी है, अलग अलग उसका प्रोसेस भी है। तो सर इसमें जो रिएक्टर 1 है, आपने बताया 3 रिएक्टर हैं हमारे, तो जो पहला रिएक्टर है उसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो, पहला जो रिएक्टर है उसका नाम है HDT रिएक्टर, मतलब हाइड्रो ट्रिएटिंग रिएक्टर। उसके अंदर क्या है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट विद रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैटालिस्ट का प्रेजेंस से हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। मतलब उसके अंदर जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2S बना देते हैं। उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो एमोनिया बनाते हैं, NH3 बना देते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजनेशन करके H2S और हमारा NH3 बन गया अमोनिया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं? जो फीड है वो तो प्योर हो गया हमारा, तो फिर फीड का क्या करते हैं? तो फिर उसके बाद तो हम लोग उधर पे H2S अमोनिया रिमूव कर दिया उसके बाद हम लोग का क्या है, जो उसको कलम में ले जाएंगे, क्योंकि उसका गैसियस पेट भी है उसके अंदर, और उसके अंदर हम लोग का जो फ्रेश ल्यूब है वो भी है उसके अंदर। तो उसको रिमूव करना है, इसलिए नॉर्मल एक कॉलम है जिसके अंदर उसको छोड़ देते हैं। तो जो अलग अलग जैसे लाइटर है तो वो तो ऊपर में चला जाएगा, उसका वेपर पे जो गैसियस पार्ट है वो तो ऊपर पे चला जाएगा, जो बॉटम पार्ट जो लूब है वो तो बॉटम में रह जाएगा। तो ऊपर जो टॉप पार्ट जाए, टॉप पार्ट में क्या होता है, जो H2S है, जो एमोनिया है, उसको हम लोग फर्दर ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, वो लीन एमीन दे के H2S को रिमूव कर देता है। और जो वाटर है, जो एमोनिया वाटर में सॉल्युबल ज़्यादा है, तो इसलिए जो NH3 है तो वाटर में सॉल्युबल कर देता है, तो उसको अलग से अलग मतलब रिफाइनरी के अंदर यूनिट में भेज देते हैं। और जो C1 का बॉटम प्रोडक्ट है वो फाइनली हम लोग का लूप है। तो जो सर C1 का बॉटम प्रोडक्ट है उसे हम जो ल्यूब वहाँ से कंप्लीट मिल जाता है या फिर R2 रिएक्टर में ले जाते हैं उसे? नहीं, इसके बाद तो है, अभी तो मतलब उसके बाद इम्प्योरिटीज हम लोग हटा दिया, अभी तो मेन काम है। उसके बाद वॉक्सी पार्ट जो है उसको हम लोग नहीं रिमूव कर पाया। सर इम्प्योरिटीज़ में हमारा सल्फ़र है और अमोनिया है, फिर उसके बाद वैक्सी पार्ट भी हमें हटाना होता है। देखो, सल्फर और नाइट्रोजन तो है, और वॉक्सी पार्ट अगर नहीं हटाएंगे तो अगर मान लो कोई लूप तुम मतलब कोई कहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो कोई तुम जहाँ पे बहुत ठंडे इलाका है, ठीक, तुम उधर पे गाड़ी में यूज कर दिया तो जम जाएगा। तो इसलिए उसको ऑक्सी पार्ट ऑक्सी का मेन काम है वो जमने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हटाना है।
अगर लूप मतलब जम जाएगा तो तुम्हारा पार्ट्स तो नहीं घूमेगा, उस पर इरोशन हो जाएगा, वो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ऑक्सी पार्ट रिमूव करना है। इसीलिए ही तो उसका अंदर जो रिएक्टर 2 है उसका नाम है MSDW रिएक्टर, मेटालॉइड सॉल्वेंट डिऑक्सिन। मतलब उसके अंदर जो आइसोमरेशन रिएक्शन है उसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो क्या है, Al2O3 और PT, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लाटिनम जो कैटलिस्ट है उसके अंदर वो क्या होता है, हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन हम लोग देता है कि क्योंकि उसके अंदर बहुत हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर हम लोग इतना बढ़ा देता है अगर पोर पॉइंट मेंटेन करने के लिए, तो इसलिए क्विंचिंग करने के लिए हमारा फ्रेश हाइड्रोजन हम लोग का देना पड़ता था। जी। तो इसमें सर आपने बताया कि R2 जो रिएक्टर है उसमें हमारा प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, और जो R1 रिएक्टर है उसमें हमारा कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है? वो कोबाल्ट मोलिब्डेनम, मतलब COMO जिसका शॉर्ट नाम के हम लोग बोलते हैं। कोबाल्ट मोलिब्डेनम यूज़ हो रहा है। तो हमारा जो सर आपने सर R2 रिएक्टर बताया है उसका क्या काम था, मेजर जो वर्क था उसका? मेजर वर्क था वो आइसोमरेशन रिएक्शन, मतलब जो लॉन्ग देखो इतना बहुत बड़ा बड़ा चेन, क्योंकि उसका बॉटम प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो कार्बन कंपाउंड होता है C17 के ज़्यादा। जी। हाँ, C17 से ज़्यादा, मतलब C16 के अंदर, C60 के अंदर ही होता है इतना बहुत। तो इतना बहुत बड़ा चेन तो ऑक्सीपेट हम लोग नहीं रिमूव कर सकते, इसलिए इसको आइसोमरेशन रिएक्शन करना है। आइसोमरेशन रिएक्शन करके ये जो बड़ा मतलब लॉन्ग चेन है इसको साइड चेन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए जिसके बाद तो मतलब ऑक्सी पार्ट भी रिमूव हो जाएगा, और क्या उसके अंदर तो पोर पॉइंट जो स्टेबिलिटी मेंटेन वो भी कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर और भी एक है मेन, हम लोग का यही देखते हैं जो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टर का टेम्परेचर मेंटेन करना। तो रिएक्टर का टेम्परेचर मान लो तुम इतना बढ़ा दिया पोर पॉइंट मेंटेन करने के लिए, तो उसके बाद वो वहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक फॉर्म हो जाता है। अगर PNA, उसका शॉर्ट फॉर्म PNA, अगर मतलब PNA फॉर्म हो गया तो क्या होगा, जो लूप होगा उसके अंदर फिर से तो एरोमेटिक पड़ रह जाएगा, मतलब एरोमेटिक पड़ जाएगा मतलब उसका कलर स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा, फिर से पोर पॉइंट नहीं मेंटेन होगा। इसलिए टेम्परेचर ऑप्टिमम में कम करना है। अगर टेम्परेचर इतना ही बढ़ा होगा तो वो मतलब पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक फॉर्म हो जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है ना, 1 डिग्री से मतलब -1 डिग्री सेंटीग्रेड तुम पोर पॉइंट मेंटेन करोगे तो 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तुमको बढ़ाना है। जी। तो ऐसा करना है। तो अगर तुम मान लो इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया पोर पॉइंट मेंटेन करने के, वो तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक फॉर्म हो जाएगा, वो भी लूप को खराब करेगा। इसलिए ऑप्टिमम में हम लोग टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं हर टाइम। तो यहाँ पे सर हमारा जो वैक्स है वो हमारा रिमूव हुआ, तो फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ल्यूब मिल जाता है या आगे भी हम फर्दर प्रोसेस के लिए जाते हैं? नहीं, अभी तो कर रहा है, मतलब उसके बाद ऑक्सी पार्ट तो वहाँ पे रिमूव नहीं होता, मतलब हम लोग लॉन्ग चेन को ब्रांच साइड चेन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद क्या है, रिएक्टर 3 में का काम है। रिएक्टर 3। हाँ, उसका टेम्परेचर है 280 के आसपास रहता है उसका, मतलब ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो इसके रिएक्टर 2 मतलब MSDW रिएक्टर के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक फॉर्म हुआ है, तो वो है उसके अंदर जो पोर पॉइंट है, कलर स्टेबल है, वो रिएक्टर 3 के अंदर हम लोग मेंटेन किया जाता है। अच्छा। इसका जो कैटलिस्ट है निकल मोलिब्डेनम है, हम लोग नीमो बोलते हैं जी। तो शॉर्ट फॉर्म नीमो में बुलाता है उसको। निकल मोलिब्डेनम कैटलिस्ट हम लोग यूज करके वो क्या कलर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, पोर पॉइंट मेंटेन करता है, और जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक फॉर्म हुआ है MSDW रिएक्टर में उसको सैचुरेटेड कर देते हैं। सर पूरी प्रोसेस में कई बार ये पोर पॉइंट का हमारा जिक्र हुआ और आपका VI इंडेक्स का यूज़ हुआ, तो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये पोर पॉइंट क्या है और VI इंडेक्स क्या है? देखो, पोर पॉइंट क्या है ना, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच द फ्यूल ऑयल द सीजेस्ट टू द फ्लो, मतलब उसका फ्लो करना बंद कर देगा। एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में वो जाएगा तो फ्लो करना बंद कर देगा। तो जो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम पोर पॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो विस्कोसिटी इंडेक्स तुम बोल रहे हो, मतलब जो विस्कोसिटी इंडेक्स है, तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है ना, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का जो वेरिएशन होता है, मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, विस्कोसिटी का जो चेंज हो रहा है उसका जो मेन प्रॉपर्टी जो बोलते हैं वो विस्कोसिटी इंडेक्स बोलते हैं। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी के जो चेंज होने का जो प्रॉपर्टी है वो मेन विस्कोसिटी का बोलते हैं। अच्छा, मतलब विस्कोसिटी के साथ जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स में देखा जाता है। तो VI इंडेक्स मतलब वही विस्कोसिटी इंडेक्स है। अगर तुम विस्कोसिटी इंडेक्स मान लो, देखो तुम लूब यूज कर दिया कहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इतना देखो कई बियरिंग हाउस में तुम यूज कर दिया, ठीक है, बियरिंग बॉक्स में, तो क्या उसमें बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या लूप मतलब वो भी टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी मतलब घट जाएगा, तो क्या लूप का प्रॉपर्टी मतलब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए विस्कोसिटी इंडेक्स मेन है और पोर पॉइंट, ये दोनों हम लोग देखते हैं। इसका मेन जो
मेन पैरामीटर मेन पैरामीटर जो हम लोग बोलते हैं। तो सर ये हमारा जो पोर पॉइंट और वी आई इंडेक्स हमने हर प्रोडक्ट के लिए, मतलब मुझे अगर मोटर बाइक्स में यूज़ करना है और अगर कार में यूज़ करना है तो दोनों के लिए अलग रहेगा? नहीं देखो, जैसे तुम कोई ठंडे इलाका में यूज कर रहे हो तो उसके लिए पोर पॉइंट अलग है। अलग है, और तुम मान लो इधर पे यूज कर रहे हो, इधर पे लिए जो पोर पॉइंट ये भी अलग होता है। अच्छा। हार्ट के लिए पोर पॉइंट मेंटेन किया जाता है। नॉर्मली प्राय लगभग लगभग सेम ही यूज करते हैं। मतलब मोटर व्हीकल्स या कार, ट्रक, ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि हम एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो अगर सर इसमें अगर मैं कोई हैवी व्हीकल जो सपोज्ड कोई गियर बॉक्स है उसमें यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे ल्यूब अलग होगा या सेम ल्यूब यूज़ होता है? देखो लूप मतलब जब मतलब तुम हेवी मतलब कोई हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर पॉली एस्टर करके एक सिंथेटिक मतलब एडिटिव है। वो जो हम लोग लूप बेस स्टॉक बना रहे हैं उसके अंदर मिला के वो मेन सिंथेटिक लूप बनाते हैं, वो यूज कर देता है हैवी व्हीकल्स लिए। मान लो तुम हाइड्रोलिक फ्लूइड बनाते हैं, अब जो साइंटिफिकल चिलर जो है तो इसके अंदर जो यूज करते हैं वो सब सिंथेटिक लूप यूज करते हैं। अच्छा, मतलब ये हमारा जो है ल्यूब स्टॉक बेस है, बेस ल्यूब स्टॉक है। हम लोग बेस ही मतलब वो लूप बस स्टॉक बनाता है, उसके अंदर तुम कुछ एडिटिव मिलाओ तुमको क्या जरूरत है। मान लो तुम ग्रीज बनाना है तो अलग से ये एडिटिव मिला दो तुम्हारा। जैसे मोबिल तो हम लोग बोलते हैं वो तो अलग कंपनी का है, लेकिन मोबिल टाइप का जो लुब्रिकेट बनाना है तो उसके लिए अलग लूप बनाना है। अच्छा, मतलब एक एडिटिव ऐड कर दिया तो हमारा एक सिंथेटिक ल्यूब तैयार हो जाता है पर्टिकुलर मशीन को यूज़ करने के लिए। अच्छा, तो सर इसमें ये तो हमारा ल्यूब हो गया, और ये आप इस रिफाइनरी में बहुत समय से भी हैं और ये ल्यूब के लिए फेमस भी है क्योंकि सबसे अच्छा ल्यूब यहीं पे बनाया जाता है और पहले यहाँ पे ही स्टार्ट हुआ था ल्यूब बनना। तो आपका क्या अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि ये रिफाइनरी कैसी है? देखो रिफाइनरी तो बहुत अच्छा क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगा जो जिसलिए हल्दिया रिफाइनरी फेमस है। मतलब ओल्डेस्ट एवं लार्जेस्ट पहले ही था जो लूप बनाती है, इधर भी बनाते हैं, लूप बेस स्टॉक बनाती है। तो इधर से मेरा तो एक्सपीरियंस बना है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि अगर किसी का इधर पे पड़ेगा तो मतलब ये सोचो जो हम अलग नहीं है। मेरा दोस्त वो तो एफसीसी यूनिट में है, वो तो ऐसा मत सोचो। अगर एलओबी के अंदर पढ़ा तो मतलब सोच लो बहुत कुछ तुम सीखोगे, ठीक है। अच्छा, बहुत कुछ सीखना भी है इसके अंदर। जो मतलब इंडियन ऑयल का सब फेमस है जो इधर पे ही है, जो लूप बेस स्टॉक। ल्यूब बेस स्टॉक। वैसे सर मैं जितनों से भी मेरी वार्ता हुई है उन्होंने बताया कि मदर यूनिट एक होती है, सीडीयू है, तो वो वहाँ पे अगर आप जाते हैं एमएसक्यू या आपका डीएसडीएस जो डीजल और पेट्रोल बनाती हैं, ये ऐसी यूनिट हैं जो आपका मार्केट में इनका डिमांड होता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहते हैं कि हाँ हम एक बड़ी यूनिट से हैं। तो ऐसा भी कुछ स्वभाव है कि ल्यूब बना रहे हैं आप, ल्यूब ऑयल के मतलब सीआईडीडब्ल्यू से हैं, तो कुछ ऊपर नीचे रहता है ऐसा? देखो ऐसा नहीं है। मान लो तुम उधर पे ठीक है, देखो उधर पे बहुत कुछ तुम सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन इधर पे वो सब कुछ है। जी। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जिसलिए फेमस है तुम इसी यूनिट में है, तो इसलिए तुमको अच्छा लगना ही चाहिए। क्योंकि मुझे तो अच्छा ही लगा क्योंकि हम पहले सोचा था क्योंकि मेरा दोस्तों का एफसीसी यूनिट में है, वो मेरा दोस्तों का ओएससी यूनिट में है, तो मेरा क्या है, मेरा हो सकता है मेरा कम मार्क्स दिलवाए इसलिए मेरा इस यूनिट में दिया। लेकिन बाद में पता चला बहुत खास यूनिट है। अगर कुछ सीखना है लूप के बारे में, देखो बहुत सारा तुम जानकारी मिलेगा एफसीसी यूनिट में, ओएसयू में है, सब कुछ जानकारी तुमको मिलेगा। वह एफओबी का अंदर सीडीयू तो बहुत सब हर रिफाइनरी के अंदर ही है, सीडीयू वीडियो यूनिट है, लेकिन जो लूप है ना हर यूनिट के अंदर नहीं है। तो अगर इसके बारे में तुम अलग कुछ जानोगे तो ठीक है, अलग तो फीलिंग होगा ही होगा। हाँ सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ल्यूब ऑयल जो है हल्दिया रिफाइनरी की बैकबोन है, तो आपको तो अलग फीलिंग होगी ही, ये तो सत्य है। बट सर एक बहुत मेजर क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी ज़रूर पूछूंगा। ये जब हम रिफाइनरी में जाते हैं तो लोगों का जाने से पहले तक तो ये होता है कि हाँ जाना है, बट वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि रिफाइनरी जो है लाइफ कम करती है बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो अगर इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब कुछ तो होगा ही, ठीक है, तो कुछ को मतलब टॉक्सिक गैस तो बनेगा ही। देखो ये तो मतलब अंदर से मिट्टी से अंदर से आ रहा है ना जी। तो मिट्टी उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है जी। तो मतलब हम लोग का खुद का ही है, खुद का जीवन है तो खुद का संभाल के रखना ही है। लेकिन सेफ्टी तो मानना ही है। देखो अभी बहुत सेफ्टी नॉर्म्स आया है सेफ्टी के बारे में, तो पहले घुसने के पहले एक मंथ पूरा सेफ्टी सीख लो,
1 मंथ सेफ्टी का क्या चीज़ है, क्योंकि ये एज स्टेज मांगेगा तो कैसा फीलिंग्स होगा, तो सबका ही सबका है, जो सड़े हुआ अंडा से जैसा होता है उसका टाइप होता है, वो तो पता ही है, लेकिन तुम कैसा तो एक बार तो नहीं लिया ना। इसीलिए थोड़ा सेफ्टी जो ऑफिसर है उसके साथ बातचीत करके जो कैसे सेफ्टी यूज लेना है, अगर आग लग जाएगा तो क्या करना है, अगर ऐसा बदबू आएगा मतलब जो स्टेज है, जो भी एमोनिया मतलब आ रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन में जाना है, तो उसके बारे में सेफ्टी ऑफिसर से बात करके बाद उसके बाद प्लांट के अंदर जाओ। उसके बाद सीनियर सर है वहीं पे है, सीनियर सर के साथ बातचीत करके सीनियर सर जब प्लांट में जाएगा तब एक साथ जाओगे तो अच्छे से सीखोगे। और आपके जो जूनियर्स हैं उनको कोई बंगाली में मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो बेंगली में तो ठीक है बोल दे रहे हो, আমার জুনিয়র দেখো আমার জুনিয়র ভাইদেরকে বাবা জুনিয়র সহপাঠী সবাইকে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে যদি কোনো দিন মতলব ইন্ডিয়ান অয়েল বা কোনো রিফাইনারিকে ভিতরে তুমি যদি অ্যাপ্রেন্টিস করার সুযোগ পাও, তো দেখো প্রথমে তুমি অ্যাপ্রেন্টিস করতে চলে গেলে, তো ওখানে কিন্তু কেউ তোমাকে শেখাবে না, প্রথমে অ্যাট ফার্স্ট তোমাকে কেউ শেখাবে না, কারণ সব এখন সরকারি কর্মচারী সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। তো তোমাকে যদি শিখতেই হয় তো নিজেকে আগ্রহের সঙ্গে শিখতে হবে অ্যাট ফার্স্ট। আর যদি দেখো তুমি বইয়ে পড়েছো একরকম প্রসেস, পুরো বইয়ে প্রসেস আলাদা প্রসেস, তো ওই প্রসেসের সঙ্গে এর সঙ্গে কোনো মিল নেই, জাস্ট ওটা প্রসেসে তুমি পড়ে নিয়েছো, সেটা মানে বাস্তবে তো প্র্যাকটিক্যাল যে কীভাবে হচ্ছে, ওখানে ফার্নেসে তুমি পড়েছো যে ফার্নেসে হিট আপ হচ্ছে, তো ফার্নেসে হিট আপটা কীভাবে হচ্ছে, হিট এক্সচেঞ্জার কীভাবে হিট এক্সচেঞ্জ করছে, কীভাবে ডিস্টিলেশন কলমের ভিতরে কীভাবে ট্রে আছে, কীভাবে ট্রে মানে ওয়ার্কিং, কীভাবে ট্রে ওয়ার্কিং করছে, ইজেক্টার পড়েছো, ইজেক্টার কীভাবে কাজ করছে, স্টিম কী জিনিস, তো লুপ কী জিনিস, বিটুমিন যে রোড তৈরি হচ্ছে যে বিটুমিন, এগুলো কী জিনিস, তো অবশ্যই মানে ভালোভাবেই শেখা উচিত, এবং কেউ তোমাকে শেখাবে না, যতই মানে যতই স্যার থাকুক না কেন, ওনাদের পাশে তোমার নিজেকে যেতে হবে, নিজেকে শেয়ার করতে হবে, তবে স্যার তোমাকে শেয়ার করবে সব জিনিস, তোমাকে সবে তুমি বুঝতে পারবে, শিখতে পারবে। এটাই আমি বলতে চাই আমার জুনিয়র ভাইদেরকে। सर ये तो आपके जूनियर्स भाइयों के लिए, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने मैसेज क्या डिलीवर किया, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप हिंदी में बताएं ये बात। देखो मैसेज यही है, मान लो तुम अप्रेंटिस करो कोई रिफाइनरी के अंदर, बेसिकली अगर हल्दिया से ही है, वेस्ट बंगाल से ही है, तो अगर रिफाइनरी के अंदर अप्रेंटिस कर रहे हो, पहले क्या तुम्हारा खुद का जिम्मेदारी है सीखने का। देखो कोई इधर पे मतलब बेकार नहीं है, सब अपना अपना काम में बिजी है, इतना बड़ा ऑफिसर है वो सब अपना, ऑपरेटर भी हो वो भी हर टाइम काम में बिजी रहता है, ठीक है, तो उसका जिम्मेदारी नहीं है तुमको सिखाएगा, तुम खुद जाओगे सर ये क्या है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे होता है, भाल्व कैसे ऑपरेशन होता है, सर डिस्टिलेशन कॉलम क्या है, हम लोग तो यही पढ़ा है, ये इतना बड़ा है, फर्नेस के अंदर टेम्परेचर क्या कैसे वेरी करते हैं, तो कैसे फर्नेस के अंदर टेम्परेचर मतलब ट्रांसफ़र होता है, हीट एक्सचेंजर कैसे हीट एक्सचेंज करते हैं, तो बिटुमिन कैसे बांधता है, तो पेट्रोल कैसे बांधता है, डीजल कैसे बांधता है, तो ये पेस्ट सीखने के लिए मतलब खुद का इंटरेस्ट है तुम सीख पाओगे। नहीं तो अगर मान लो कोई तुमको आके बोलेगा जे चलो प्लांट के अंदर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, तुमको खुद का अगर सीखना है तो सीखो, नहीं तो चलो। हाँ ये बात सही कही सर आपने, कोई भी चीज़ सीखनी है तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, कोई आपको नहीं सिखाता, और अगर कोई सिखाना भी चाहे तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं सीख सकते। तो ये बहुत सही बात कही सर आपने। तो 2Pi लाइफ में सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच सर।